Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Law Semester Question Answer Series. आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल लॉ से। आज हम इन्वायरमेंटल लॉ का यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। जब मैं बात करती हूँ इंट्रोडक्शन की तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, इन्वायरमेंटल लॉ किस तरीके से रिलेटेड है, सारी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें वो, उसी के साथ साथ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, उसका क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या सारे कवर किए गए टाइप्स हैं वो कवर करे जाते हैं इंट्रोडक्शन में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजंस हैं, जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में कवर की जाती है। तो मैं आज के सेशन में आपको यही बताने वाली हूँ कि यूनिट 1 जो इन्वायरमेंटल लॉ का होता है इंट्रोडक्शन, उससे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे वहां पर नहीं जुड़े हैं तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो लॉ लाइफ में, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वो समस्या आपकी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा किससे रिलेटेड, वो है हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है 5 मार्क्स में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन द टर्म एनवायरनमेंट, डिस्कस इट्स मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एनवायरनमेंट का मीनिंग बताओ, उसी के साथ साथ उसका मीनिंग और सिग्निफिकेंस एनवायरमेंटल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बताओ। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे। क्या? The term environment refers to the sum total of all external conditions and influences affecting the life and development of living organisms. जो term होती है environment, उसका मतलब क्या होता है, जितने भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि अफेक्ट कर रही हैं लाइफलाइन किसकी, जो लिविंग लाइफ और डेवलपमेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो सारी चीजें किसमें कवर होती है, इन्वायरमेंट में कवर होती है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट एक्ट की, तो जो इसका सेक्शन 2A है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन जो दी है वो क्या दी है, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग दैम एंड विथ ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। तो इन्वायरमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, पानी को इंक्लूड करता है, हवा को इंक्लूड करता है, लैंड को इंक्लूड करता है, इंटर रिलेशनशिप जितनी भी होती है उनके बीच में और ह्यूमन बींग्स में, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रॉपर्टी है, सबको क्या करता है, इन्वायरमेंट कवर करता है एज पर 2A ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब मैंने यहाँ इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि इन्वायरमेंट का जो मीनिंग है वो किस तरीके से उसका पूरा एक्सटेंशन है, किस तरीके से उसका स्कोप है। द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इज नॉट लिमिटेड टू नेचुरल सराउंडिंग्स ओनली, बट ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन नेचुरल एलिमेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। जो इन्वायरमेंट का मीनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सराउंडिंग्स पे लिमिटेड नहीं है, बट उसमें इंक्लूड किया जाता है कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस किसका, नेचुरल एलिमेंट्स का और ह्यूमन एक्टिविटीज का। ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को करने में, और उसी के साथ लाइफ को सपोर्ट करने में, अर्थ में। अगर बात करें इन्वायरमेंटल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो सिग्निफिकेंस है अंडरस्टैंड करने का इन्वायरमेंट का, वो पूरी तरीके से लाए करता है प्रोटेक्ट करने में और सस्टेनेबल यूज में। लीगल फ्रेमवर्क क्या करता है, हेल्प करता है रेगुलेट करने में जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं जिससे इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना हो, ताकि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, रोक लगाया जा सके, और उसी के साथ जो कंजर्वेशन है रिसोर्सेज का उनको इंश्योर किया जा सके, और जो इन्वायरमेंटल जस्टिस है उसको क्या कर सके, प्रमोट कर सके। तो मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इन्वायरमेंट का मीनिंग बताइए एंड इन्वायरमेंटल लॉ से वो किस तरीके से रिलेटेड है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मैंने पहले इन्वायरमेंट के बारे में बताया, फिर मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से इन्वायरमेंट एक्ट पे उसकी डेफिनेशन दी है वो मैंने बताया, और किस तरीके से इन्वायरमेंट का मीनिंग एक्सपेंड हो रहा है, और इन्वायरमेंट में क्या, किस तरीके से इन्वायरमेंटल लॉ उससे रिलेटेड डील करता है। उसके बाद मैंने बताया कि जैसे लॉज जो कि हो गए हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वो क्या करते हैं, वो एम करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी है उसको क्या कर सके, सेफगार्ड कर सके, प्रेजेंट के लिए, अभी एट प्रेजेंट, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए। ठीक है, सो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना ही उसमें क्या था, काफी था।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मीनिंग बताना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है डिस्कस द मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड द की इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम दैम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। और ये कितने क्वेश्चन मार्क्स का पूछा गया है? 8 मार्क्स का। क्या? पहले इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बताओ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं वो बताओ, और उसी के साथ साथ जो कीज इशू है जो कि अराइज हो रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड, वो भी क्या करना है? बताना है पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो पहले मैंने यहाँ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बताया। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और एनर्जी इनटू द इन्वायरमेंट रिजल्टिंग इन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब क्या? इंट्रोडक्शन किसका? हार्मफुल सब्सटेंसेस का, एनर्जी का इन्वायरमेंट में, जो कि रिजल्ट करता है एडवर्स इफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर बात करें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, तो पॉल्यूशन डिफाइन किया गया है प्रेजेंस ऑफ एनी पॉल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट that may be harmful to human beings or other living creatures, plants, property or the environment। पॉल्यूशन किस तरीके से कि किसी भी पॉल्यूटेंट का प्रेजेंट होना, उसका पूरी तरीके से वहां पे प्रेजेंस होना एनवायरनमेंट में, जो कि हार्मफुल हो सकती है ह्यूमन बींग्स को या लिविंग क्रिएचर्स को, प्लांट्स को, वो क्या? वो पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन जो है वो क्या कर सकता है? एयर को डिग्रेड कर सकता है, वाटर को, लैंड क्वालिटी को, और उसी के साथ साथ डिस्टर्ब कर सकता है बैलेंस किसका? इकोसिस्टम का, और को हेल्थ हैजार्ड्स को क्या करता है? कॉज करता है। सो ये हमने क्या देखा? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का मीनिंग देखा। नाउ लेट्स कम टू मेजर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो हमने बचपन में पढ़े थे, नॉइज, एयर, वही है यहाँ पे। पहला एयर पॉल्यूशन जो कि कॉज होता है एमिशन से, किससे? व्हीकल से, इंडस्ट्री से, बर्न्स, फॉसिल फ्यूल से, एक्सेट्रा से। और जो मेजर पॉल्यूटेंट्स है वो इंक्लूड करते हैं कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलर मैटर। दूसरा जो पॉल्यूशन होता है वो, उसका अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें एयर पॉल्यूशन के, सो वी हैव प्रॉपर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का। दूसरा जो पॉल्यूशन होता है दैट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किस तरीके से होता है? अराइजेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। इट लीड्स टू कंटेमिनेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। वो अराइज होता है किससे? जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, सीवेज है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, और जितना भी वेस्ट डंप हो रहा है वाटर बॉडीज में, वो जिससे क्या पूरी तरीके से कंटेमिनेशन और सरफेस का और ग्राउंड वाटर का होता है। उसका लीगल फ्रेमवर्क भी हमारे पास है, वाटर एक्ट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का। तीसरा जो है दैट इज सॉइल पॉल्यूशन, जो कि क्या होता है? रिजल्ट्स फ्रॉम इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड लीकेज फ्रॉम लैंडफिल्स। इट अफेक्ट्स सॉइल फर्टिलिटी एंड एंटर्स द फूड चेन। तो किससे रिजल्ट होता है? जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल होता है किसका? इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड वेस्ट का, एक्सेसिव यूज पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर का, जिसके वजह से क्या? जिसके वजह से सॉइल फर्टिलिटी को इफेक्ट होता है, और उसी के साथ जो फूड चेन है उसको क्या करता है? एंटर करता है। चौथा जो है हमारा नॉइस पॉल्यूशन, जो कि कॉज होता है किसके वजह से? लाउड स्पीकर्स के वजह से, ट्रैफिक के वजह से, इंडस्ट्रियल नॉइस की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से, जिससे क्या होता है? लॉस होता है, स्ट्रेस होता है, डिस्टर्बेंस होता है ह्यूमन और एनिमल लाइफ में। अगर हम बात करें इसके लीगल फ्रेमवर्क की, तो इसको एड्रेस किया गया है किसमें? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, जो कि पर्टिकुलरली पूरे नॉइस पॉल्यूशन जो कंट्रोल रेगुलेशन है उसमें इसका लीगल फ्रेमवर्क कवर किया गया है। तो ये हमारा क्या हो गए? ये हमारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो गए। अब इसमें क्या क्या मेन इश्यूज हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद आपको बताना है उसके टाइप्स और जितने भी उसके इश्यूज हैं इन रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल लॉ, वो क्या करने हैं? कवर करने हैं। सो की इश्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ, जो सबसे ज्यादा मेन इश्यूज हैं इन्वायरमेंटल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, वो पहला है इन्फोर्समेंट चैलेंजेस। Weak implementation of environmental laws due to lack of resources, corruption and administrative delays. So because of environmental laws का जो अच्छे से implementation नहीं हो पा रहा है, बहुत resources का काम है, corruption के वजह से, और जितने भी admin delays हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है? environmental law को enforce करना एक सबसे बड़ा challenge है। दूसरा जो है पब्लिक अवेयरनेस, लो अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स एंड इंडस्ट्री रिगार्डिंग पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म से रिलेटेड लोगों को पता ही नहीं है, सिटीजन्स को पता ही नहीं है, इंडस्ट्रीज को पता ही नहीं है, तो उस वजह से भी क्या दिक्कत होती है।
तीसरा जो है इंडस्ट्रियल नॉन कंप्लायंस, जितनी भी इंडस्ट्रीज है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री वो क्या करती हैं, वो फॉलो नहीं करती हैं पॉल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को, और उसी के साथ साथ क्या अपनी अकाउंटेबिलिटी को स्केप करती है, जिस वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल का नॉन कंप्लायंस होता है। चौथा जो इशू है वो है अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इंक्रीज होना किस में, नेचुरल रिसोर्सेज के स्ट्रेन में, और इंफ्रास्ट्रक्चर किस में क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन लेवल्स हाई होते हैं। क्लाइमेट चेंज जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को, और उसके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जो कि क्या करता है, पूरी तरीके से एक नेसेसिटी है किसकी, कि एक स्ट्रिक्टर लीगल रिस्पॉन्सेज लिया जाए। उसके बाद मैंने इसका कंक्लूजन बताया है कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो पोज करता है सीरियस थ्रेट ह्यूमन हेल्थ को, बायोडाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इन्वायरमेंटल लॉ एक क्रूशल रोल प्ले करता है मॉनिटर करने में, कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में पॉल्यूशन को, लेकिन जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट पे, पब्लिक कॉपरेशन पे एंड कंटिन्यूअल पॉलिसी पे। सो मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, वो मैंने बताया, उसके टाइप्स बताए मैंने, और उसमें ये पूछा था कि किस तरीके से इश्यूज है इन्वायरमेंटल लॉ को इन्फोर्स करने में, तो वो बताया और कंक्लूजन बताया। 8 मार्क्स से क्वेश्चन है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीजें सारी बताई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 10 मार्क्स का है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्या पूछा गया है, डिस्कस दी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया विद रेफरेंस टू लाइफ, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। पहला क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव बताना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का इंडिया में, जिसमें आपको राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का रेफरेंस देना है। एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। उसी के साथ साथ जो को रिलेशन है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का, दैट इज पार्ट 3 एंड पार्ट 4A, उनको क्या करना है, उनका पूरा पार्ट 4 उनका रिलेशन बताना है इन्वायरमेंटल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, और ये आपसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का बताएंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ओरिजिनली कंटेन एनी एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या था, किसी भी तरीके से एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। हाउएवर ओवर टाइम द जुडिशरी हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रिटेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू इंक्लूड एनवायरमेंटल राइट्स स्पेशली अंडर आर्टिकल 21। उसके बाद क्या होता है, जुडिशरी ने काफी क्रूशियल रोल प्ले किया इंटरप्रेट करने में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, कि वो क्या करें, इंक्लूड करें एनवायरमेंटल राइट स्पेशली जो कि आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी करता है राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, जिस जो कि क्या है, एक्सपेंसिवली पूरी तरीके से इंटरप्रेट किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि वो क्या करे, इंक्लूड करे राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट का, जो कि बहुत सारे जो लैंडमार्क जजमेंट है उसमें क्या हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे जजमेंट्स में ये बोला है क्या, कि जो आर्टिकल 21 है उसमें क्या इंक्लूड किया जाए, जो हमारा राइट टू क्लीन है और हेल्दी इन्वायरमेंट उसको भी इंक्लूड किया जाए, और ये काफी वेरियस जजमेंट से बताया गया। पहला जो जजमेंट है दैट इज सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये जो जजमेंट है ये 1991 का था। इसमें कोर्ट ने राइट टू लाइफ के साथ इंक्लूड किया था राइट टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। उन्हें बोला था कि जो हमारा राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 है, उसमें जो हमारा वाटर है वो भी क्या, पॉल्यूशन फ्री वाटर का एक्सेस हो, और उसी के साथ एयर का। दूसरा जो जजमेंट डिस्कस हुआ है दैट इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 एंड ऑनवर्ड्स। एक सीरीज पूरी केसेस की चली है जहां पे कोर्ट ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया एनवायरमेंटल राइट को पीआईएल के थ्रू, और उसी के साथ रीइंफोर्स किया आइडिया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है, इंटीग्रल है किसका, और इसीलिए जो राइट टू लाइफ है वो इवॉल्व हुई है किसमें, एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस पूरा कंसिडर किया गया है। अब जो राइट टू लाइफ है उसने इंडिया में किस तरीके से किया है वो भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो जो डीपीएसपी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का क्या कनेक्शन है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि क्या नॉन जस्टिसिएबल है, वो एक कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन करते हैं जिसमें क्या स्टेट को कुछ अचीव करना रहता है, और जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल 48 पे दिया गया है, जिसमें डायरेक्ट किया जाता है स्टेट को कि वो प्रोटेक्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे एनवायरमेंट को, और उसी के साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करेंगे। आर्टिकल 47 पूरी तरीके से क्या करता है, ड्यूटी प्लेस करता है स्टेट पे कि वो इंप्रूव करें किसको, पब्लिक हेल्थ को, जो कि इंक्लूड करता है एनवायरमेंटल हेल्थ को। आर्टिकल 39 एंड एफ क्या करता है, इनडायरेक्टली रिलेट करता है किससे, प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से, स्पेशली जो वर्कर्स और चिल्ड्रन है।
अगर बात करें फंडामेंटल और राइट डीपीएसपी के कोरिलेशन में इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड, तो इंडियन जुडिशरी ने कंसिस्टेंटली एम्फेसाइज किया है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किसका, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का। लेकिन जो डीपीएसपी है वो हमें पता है कि नॉन इन्फोर्सेबल है, तो वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट गाइडेंस देती है कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट करें। अगर बात करें की एस्पेक्ट उनके रिलेशन की, तो पहला म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड, कि जो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है हमारा आर्टिकल 21 में, वो सपोर्टेड किया गया है डीपीएसपी की तरफ से आर्टिकल 48A में। दूसरा, अगर हम बात करें जुडिशियल एक्टिविज्म की, तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं जो फाइल होते हैं, कोर्ट ने क्या किया है, एनवायरमेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स किया है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। तीसरा जो है एक्सपेंशन ऑफ राइट, जो लिंकेज है वो पूरी तरीके से लीड करती है किससे, न्यू जो राइट्स है उनके डेवलपमेंट से, जैसे हमारा राइट टू क्लीन वाटर हो गया, राइट टू क्लीन एयर हो गया, और जितने भी राइट है हमारे इन्वायरमेंटल हजार्ड्स के अगेंस्ट उससे रिलेटेड। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो स्टेट की ड्यूटी है डीपीएसपी में, वो उसमें क्या है, पूरी तरीके से इन्वोक है कि वो एक्शन को कंपेल करें इन्वायरमेंटल मैटर्स में, और जहां पर भी एक्सप्लिसिट लॉज लैकिंग करें वहां पे क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन करें। फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूजन बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है इंडिया का, वो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, किसके थ्रू, इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 के थ्रू, और उसकी जो डीपीएसपी से कनेक्शन है वो। जो जुडिशरी है वो एक क्या करती है, प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, और उसी के साथ वो क्या करती है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को स्टैंडर्ड करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंश्योर करती है। तो यहाँ पे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव बताया, उसके बाद मैंने किस तरीके से डीपीएसपी में वो बताया, फिर मैंने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का जो रिलेशन है किससे रिलेटेड, आपका इससे रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे 8 मार्क्स का है। डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। पहला क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेशनल नॉर्म और कन्वेंशंस को डिस्कस करना है इन्वायरमेंटल लॉ के डेवलपमेंट में। हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ एटलीस्ट 2 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स ऑन इंडियन इन्वायरमेंट लेजिस्लेचर। उसी के साथ हाईलाइट करना है एटलीस्ट 2 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट का इंडियन इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन पे जो हुए हैं। 8 मार्क्स की क्वेश्चन है। पहला मैं बताऊंगी रोल, क्या कि जो इंटरनेशनल नॉर्म है, कन्वेंशन है, उनने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन्वायरमेंटल लॉ को ग्लोबली शेप करने में, और स्पेशली जिसमें हमारा क्या, इंडिया भी, भारत भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। जो नॉर्म है वो स्टैब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड्स को, प्रिंसिपल्स को, ऑब्लिगेशंस को कंट्रीज के लिए, कि वो क्या करें, प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें इन्वायरमेंट को, प्रमोट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसी के साथ जो ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उसको भी क्या करें, एड्रेस करें। जो की प्रिंसिपल्स है हमारे, जैसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हो गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, वो वाइडली रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू, और उसी के साथ साथ नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसीज और लीगल फ्रेमवर्क पे भी उसका क्या है, इन्फ्लुएंस है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मेजर बताए हैं। पहला मैंने बताया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि 1972 का है। ये सबसे पहला मेजर इंटरनेशनल गैदरिंग था जो कि फोकस किया गया था इन्वायरमेंटल इशू में, मतलब ये सबसे पहला एक इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस पर सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल लॉस इश्यूज पे क्या किया गया था, फोकस किया गया था, जिसकी वजह से रिकॉग्निशन दिया गया कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो क्या है, एक पूरी तरीके से पूरी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आदमी की नहीं, उसको ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात करें इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर, तो इंस्पायर्ड है 42nd अमेंडमेंट 1976 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इंट्रोड्यूस करता है आर्टिकल 48 को, जो एम्फसाइज करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, और जिसके वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट का क्रिएशन हुआ था किसमें, 1985 में। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो कॉन्फ्रेंस 1992 का, और जिसको हम ये बोलते हैं अर्थ समिट, जो एम्फसाइज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, लीड करता है, जैसे हमारा रियो डिक्लेरेशन हो गया और एजेंडा 21 हो गया। उसका क्या हुआ इम्पैक्ट इंडिया पे, रीइंफोर्स किया उसने किसको, इनकॉर्पोरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को इंडियन इन्वायरमेंटल जरिस्प्रूडेंस में। उसी के साथ जो हमारे लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजन है, जैसे हमारा विलो सिटीजन्स वेलफेयर फोरम हो गया, उसको भी क्या किया, उसको भी इन्फ्लुएंस किया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था फॉर्मली और अप्लाई किए थे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको, इनकरेज किया इंडिया को कि इनैक्ट किया जाए लॉज पे, पॉलिसीज पे, एड्रेस करें क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट कंजर्वेशन।
फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल नॉर्म्स है, कन्वेंशन है, वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना भी हमारा इन्वायरमेंटल लॉ है इंडिया में उसके एवोल्यूशन को, और उसी के साथ साथ अलाइन करते हुए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इंडिया ने क्या किया है, लीगल फ्रेमवर्क इम्पोज किया है बेटर और एड्रेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के लिए, और प्रमोट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये मैंने सारे इंटरनेशनल बताए पहले, उसके बाद मैंने इंडिया के बेसिस पे दो को डिस्कस किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 5 मार्क्स का है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बताना है। हाउ हैज द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड इन इंडियन एनवायरमेंटल लॉ। किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया, अप्लाई किया गया इंडियन एनवायरमेंटल लॉ में, वो आपको 5 मार्क्स से बताना है। तो पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट अप्रोच है जो कि क्या करता है, नीड जो है हमारे प्रेजेंट की उसको मीट करता है बिना फ्यूचर की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए, बिना फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। ये जो कॉन्सेप्ट है पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था जो हमारा ब्रंट लाइट रिपोर्ट है 1987 में, जो कि क्या, जब से क्या हुआ, एक सेंट्रल प्रिंसिपल हुआ इंटरनेशनल और नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो रिकॉग्नाइज किया गया, अप्लाई किया गया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन लेजिस्लेटिव एक्शन से। पहला जो फेमस केस है दैट इज वेलो सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1996 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एज अ पार्ट ऑफ इंडियन लॉ। उसी के साथ बोला कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, किससे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से। जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या किया कि इंटरनेशनल प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, जैसे हमारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गया, पॉलिटर पे प्रिंसिपल हो गया, इनको क्या किया, अडॉप्ट किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने काफी सारे लॉस को क्या किया है, पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया है, जिसमें से हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इन सबको क्या इन्फ्लुएंस किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या कर सके, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज को कंसिडर कर सके। कंक्लूजन की बात करें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इंडियन एनवायरमेंटल लॉ में, वो रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट बैलेंस करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इंटर जनरेशन इक्वलिटी को। ठीक है, सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो कि हमारा 10 मार्क्स का है, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जब हम इन्वायरमेंटल लॉ की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। क्या करना है आपको, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। उसी के साथ साथ उनके जो जुडिशियल रिकॉग्निशन है, एप्लीकेशन है इन्वायरमेंटल लॉ में, वो बताना है केस लॉ के साथ। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पहला मैंने यहाँ पे बताया प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इंप्लाई करता है कि जो इन्वायरमेंटल मेजर्स हैं वो क्या करें, एंटिसिपेट करें, प्रिवेंट करें, अटैक करें जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉजेज हैं उनको। अगर कोई भी किसी भी तरीके का थ्रेट होता है सीरियस या इरिवर्सिबल डैमेज का, तो उसमें जहाँ पे फुल साइंटिफिक सर्टिनिटी लेके वो किसी भी तरीके से एक्शन को डिले करने का रीजन नहीं होना चाहिए। इट शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ, और पूरी तरीके से वो जो बर्डन प्रूफ है वो किस पे शिफ्ट करता है, डेवलपर पे, पॉलिटर पे, कि वो शो करें कि उनके जो एक्शन है वो इन्वायरमेंटल पूरी तरीके से फ्री है, मतलब उनमें इन्वायरमेंटल चीजें अच्छे से प्रोटेक्ट की गई है। ये चीज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में होती है। दूसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज पॉलिटर पे प्रिंसिपल। पॉलिटर पे प्रिंसिपल होल्ड करता है कि जो पर्सन है, आइडेंटिटी है, रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई भी पॉल्यूशन उनके वजह से हुआ है, उनकी इंडस्ट्री की वजह से हुआ है, तो वो पूरी तरीके से जो पॉल्यूशन हुआ है उसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से कॉस्ट मैनेज करेंगे कि किसी भी तरीके का डैमेज ना हो ह्यूमन लाइफ का, वो पूरी तरीके से बेयर करेंगे। अगर बात करें जुडिशियल रिकॉग्निशन, तो दोनों प्रिंसिपल का क्या है, जुडिशियल रिकॉग्नाइज्ड है, इन्फोर्स की गई है इंडियन कोर्ट की तरफ से। और पर्टिकुलरली अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उनने क्या किया है, इसको एज एन इंडियन एनवायरमेंटल जुडिस्प्रूडेंस के पार्ट में इंक्लूड किया गया है। पहला केस जो वेलो सिटीजन का है, जहां पर लैंडमार्क केस है जिसमें फॉर्मल अडॉप्शन किया गया था प्रिकॉशनरी और पॉलिटर पे प्रिंसिपल का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने ये बोला था कि जो प्रिंसिपल्स हैं लॉ ऑफ लैंड के जो पार्ट हैं आर्टिकल 21 के और 51A के, ये बोलता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इंक्लूड करता है प्रिंसिपल जो कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को क्या करेगा, गाइड करेगा। एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमपी नायडू जो कि 1999 का केस है, कोर्ट ने इसमें एम्फेसाइज किया था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ऐसे मैटर्स जो कि इन्वॉल्व करते हैं इन्वायरमेंटल रिस्क को, साइंटिफिक अनसर्टिनिटी को, और उसी के साथ ये स्टेट करता है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को जो कि क्या, कॉशन और पर्टिकुलरली साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेड है।
उसके बाद हम आते हैं आपका तीसरा केस, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1996 का है। ये केस अप्लाई किया जाता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को, जो होल्ड करे इंडस्ट्री को कि लायबल है किसके लिए, हजार्डस वेस्ट और क्लीन करने के लिए और उसी के साथ विक्टिम्स को कंपनसेट करने के लिए। कोर्ट एम्फेसाइज करता है कि जो पॉलिटर्स हैं वो स्केप नहीं कर सकते लाइबिलिटी जस्ट बिकॉज लेक ऑफ डायरेक्ट कॉजेशन और डिले के वजह से। अगर एप्लीकेशन बात करें इंडियन एनवायरमेंटल लॉ में, तो ये जो प्रिंसिपल है एम्बेडेड है इंडियाज जुडिशियल डिसीजन में, जो कि एनवायरमेंटल रेगुलेशन और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो प्रिवेंटिव एक्शन लें और उसी के साथ पेनल्टीज क्या करें, इम्पोज करें पॉल्यूटर्स पे। जो एनजीटी एक्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है, अप्लाई करता है प्रिंसिपल को एनवायरमेंटल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। और फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉलिटर पे प्रिंसिपल है वो क्या है, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है इंडियन एनवायरमेंटल लॉ में। प्रोग्रेसिव जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और उनके इनकॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क्स में ये प्रिंसिपल ने इंश्योर किया है कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रोएक्टिव और उसी के साथ जो वायलेटर्स हैं वो क्या होंगे, पूरी तरीके से अकाउंटेबल होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा प्रिंसिपल्स बताए इंडिया में क्या उसका इम्पैक्ट है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कंक्लूजन दिया है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन में यही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड, बेसिक इन्वायरमेंटल लॉ की मीनिंग से रिलेटेड, और आपका ये प्रिंसिपल्स हो गए, इंटरनेशनल लॉ आपके नॉर्म्स हो गए, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन्वायरमेंटल लॉ के। अगर कोई भी डाउट आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।